जीसस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर्ष सावेरिया और आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। और आज हम देखेंगे गला थोड़ा ख़राब है, सॉरी। आज देख रहे हैं हम दल बदल अधिनियम। इससे पहले मैं आपको बताऊं, लोकसभा, राज्यसभा को और संसद को मैं कंप्लीट कर चुका हूं डिटेल्स में, और जितने भी आर्टिकल उससे रिलेटेड हैं लोकसभा से या राज्यसभा से, उनके कर्तव्य क्या हैं, है ना, और साथ साथ उनकी योग्यता क्या थी। जो संसद के जो सदस्य होते हैं या लोकसभा के, राज्यसभा के, है ना, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनको वो त्यागते कैसे हैं अपनी सदस्यता, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसमें चर्चा की गई थी कि जो दल बदल अधिनियम के उल्लंघन होने से सदस्यता कैसे समाप्त हो जाती है, तो उसी को हम डिटेल में कराते हैं। जैसे ये है दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम सबसे पहले 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा सम्मिलित किया गया। 10वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। ये कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दल बदल अधिनियम किससे रिलेटेड है, तो आप बताओगे अनुच्छेद, वो अनुसूची 10 से रिलेटेड है। 91वें संविधान संशोधन 2003 से और भी कठोर कर दिया गया है इसको, दल बदल अधिनियम को। दल बदल अधिनियम में कुछ पॉइंट हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले, सांसद और विधायक संबद्ध राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग पत्र दे दें तो सदन की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई सांसद, है ना, अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे देता है तो सदन की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। ये चीज़ है। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी से वो त्याग पत्र दे दे तो उसकी जो सदस्यता है, मतलब सांसद बनने की या विधायक बनने की, वो भी समाप्त हो जाती है। पार्टी द्वारा जारी व्हिप का उल्लंघन करने पर भी दल बदल अधिनियम के नियम लागू होते हैं। नंबर 3, संसद या विधानमंडल, है ना, कोई भी निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले तब भी ये नियम लागू होते हैं दल बदल के। मनोनीत सदस्य मनोनयन के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो तब भी ये दल बदल अधिनियम के जो नियम है वो शामिल इसमें किए जाते हैं। फिर उसके बाद में ये पॉइंट है, 2/3 सदस्यों द्वारा दूसरे दल में विलय करने पर इसे वैलिड माना जाएगा, दल बदल लागू नहीं होगा। कहने का मतलब जो मेजॉरिटी है 2/3 वाली सदस्यों की, अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को विलय करते हैं किसी में तो वैलिड माना जाएगा, इसके नियम लागू नहीं होंगे दल बदल के। सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस अधिनियम से छूट है। नोट, एक और पॉइंट, दल बदल के मामले में अंतिम निर्णय सभापति, मतलब राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष का होता है, लेकिन उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है, उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अब ये संशोधन है, आपको पता होगा, जैसे ये 104वां संविधान संशोधन 2019 वाला, इसमें 2 पॉइंट थे। इसमें एक तो लोकसभा में SC ST आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया, एक ये पॉइंट था। एक जो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत होता था, तो क्या है, उसका सीटों में आरक्षण को समाप्त कर दिया गया आंग्ल भारतीय वालों। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कह रहा है 2023 में जो हुआ अभी, लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलेगा, मतलब जो उनकी सीटों की जो संख्या है वो 1/3 होगी। लोकसभा में सीटें देख लें, इम्पोर्टेंट हैं ये, कई बार पूछा गया है। जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें 80 सीटें हैं, यहीं से रास्ता निकलता है, आपको पता होगा, केंद्र का। महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29, राजस्थान में 25, राजस्थान के बाद गुजरात है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश है ना, असम 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, लद्दाख में 1 सीट है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे संबंधित अनुच्छेद, लोकसभा से और विधानसभा से रिलेटेड देखेंगे कि किसमें क्या चीज़ है। देखो, लोकसभा है ये, तो आर्टिकल, सबसे पहले तो आप आर्टिकल पर नज़र डालो। लोकसभा के आर्टिकल 330, 331, विधानसभा के 332 और 333, है ना, ये 4 आर्टिकल है। तो 330 आर्टिकल में क्या कहा है, अनुच्छेद में क्या कहा है, लोकसभा में SC ST वर्ग की सीटों का आरक्षण होगा। वर्तमान में SC की 84 सीटें हैं लोकसभा में और ST की, शेड्यूल्ड ट्राइब की 47 सीटें हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। अनुच्छेद 331 में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनयन लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था, आपको पता होगा।
लेकिन अब ये हटा दिया गया है। इसको क्रॉस कर सकते हैं हम इस तरीके से, इसको हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद विधानसभा की देखेंगे आप, विधानसभा में क्या कह रहे हैं ये 332 क्या कह रहा है विधानसभा में SC/ST सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। वो असल में क्या है, विधानसभा में इसमें एग्जैक्ट डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि अलग अलग राज्य हैं। विधानसभा तो राज्यों में होती है, विधायक होते हैं जो, तो किसी राज्य में विधायकों की संख्या ज़्यादा है, किसी में संख्या कम है, इसलिए उसके हिसाब से उसमें आरक्षण दिया गया है सीटों के हिसाब से। आर्टिकल 333, एक एंग्लो जो इंडियन है मनोनयन करता है राज्यपाल, आपको पता होगा। 126वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके द्वारा 104 संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, नंबर में तो 126 माना जाएगा, ठीक है, कि ये वाला नंबर चल रहा था, लेकिन एग्जैक्ट अभी तक 104 संविधान संशोधन ये जो SC/ST लोगों को जो मनोनयन होता था, मनोनयन के लिए एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। दो मनोनीत होते थे लोकसभा में। SC/ST वर्ग के आरक्षण लोकसभा में विधानसभा में 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। 25 जून 2030 इसको कर दिया गया है। परिसीमन आयोग देखेंगे, ठीक है, और जो टेरिटरी है, जो डिक्लिमिनेशन है या बाउंड्री है कमीशन की, वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं उसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, परिसीमन का अर्थ है लोकसभा विधानसभा की सीटों की सीमाओं का पुनर्निर्धारित करना। ये वाली सीट यहाँ तक के इस रेंज में बोलिए, इस रेंज के लोगों के द्वारा वोट दिए जाएंगे, है ना। इस तरीके से इसमें रेंज निर्धारित होती है, समय सीमा के साथ साथ जो बाउंड्री है वो सीमा निर्धारित होती है आयोग के द्वारा। अनुच्छेद 82 के तहत संसद द्वारा प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। परिसीमन आयोग के कार्यों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसका जो स्वरूप है उसमें कौन कौन शामिल होता है परिसीमन आयोग में, ये देख लें। जैसे सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है ना, इलेक्शन कमीशन है, संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त हैं, तो ये इस तरीके से इसमें शामिल होते हैं। वो लोग इसको निर्धारित करते हैं कि इसकी बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक होगी सीट की। अब तक गठित परिसीमन आयोग है ना 1952 है, 62 है, 1972 है, 2002 के अधिनियमों के तहत 4 बार परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। 1952 को 1952 ही रखते हैं, 1962 को 1963 में लागू हुआ, 1972 वाला 73 में लागू हुआ, और 2002 वाला 2002 ही रखते हैं। तो 4 बार हो चुका है अब तक। वर्ष 1981 और 91 की जनगणना के बाद कोई भी परिसीमन काम नहीं किया गया। लेकिन लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या में परिवर्तन वर्ष 2026 तक नहीं होगा। इसका अर्थ समझो, लोकसभा विधानसभा की सीटों में परिवर्तन वर्ष 2026 तक नहीं बढ़ेगा। 84वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये बोला गया। 84वां संविधान संशोधन 2002, इस संशोधन के अनुसार लोकसभा की सीटों का परिसीमन 2026 तक नहीं होगा, है ना। अब तक लोकसभा में परिसीमन 1971 की जनगणना के अनुसार होगा। विधानसभाओं का परिसीमन 2001 की जनगणना के अनुसार होगा। मतलब इसका मतलब ये है, जैसे लोकसभा की सीट है ना, लोकसभा की सीट का जो परिसीमन है 2026 तक तो नहीं आगे बढ़ेगा। 1971 की जो जनगणना है उसी के माध्यम से जो सीटें निर्धारित की गई हैं लोकसभा के सदस्यों की, वो 1971 की जनगणना के अनुसार होगा। और विधानसभा की परिसीमन के लिए 2001 बोला है, ये ठीक है, ये चीज़ है। वर्तमान संदर्भ में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, है ना, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में आपको पता होगा, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ये 4 हैं। मतलब इसमें इसको शामिल नहीं किया गया है, जैसे आपका मिजोरम है, त्रिपुरा है ना, मेघालय है, सिक्किम है, इन 4 को शामिल नहीं किया गया है। इसमें बात कर रहे हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। तो इसका आधार देखो, जम्मू कश्मीर है। यह परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करेगा। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश और ये इनकी बात की गई है। 4 राज्यों में परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत किया जाएगा। तो इसमें किस तरीके से किया गया है ये देख लो। आयोग लोकसभा और विधानसभा की सीटों का परिसीमन
लोकसभा विधानसभा की सीटों का परिसीमन इसके माध्यम से होगा। आयोग में जैसे रंजना प्रकाश देसाई जी इस समय अध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रही हैं ये। सुशील चंद्रा जी हैं चुनाव आयुक्त जिसको हम बोलते हैं। इन राज्यों के निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं सदस्य इसमें शामिल। फिर उसके बाद में देखेंगे संसद के पदाधिकारी। जो अभी मैंने आपको बताया है, ये आयोग बना हुआ है, जो ये आयोग इनके लिए बना हुआ है, ठीक है। ये आयोग की गठन हुआ है जो इनके लिए बना हुआ है, जम्मू कश्मीर और इनके लिए। इनके अध्यक्ष ये रहे हैं रंजना प्रकाश देसाई, सुशील चंद्रा जी हैं, और इनसे रिलेटेड जो निर्वाचन आयोग होंगे राज्य के वो शामिल किए गए हैं। उसके बाद में जैसे संसद के पदाधिकारी लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, है ना, स्पीकर बोलते हैं, इनको डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। राज्यसभा में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभापति, ठीक है। सभापति को निकालते हैं हम, जैसे ये सभापति हैं, इनको निकालते हैं, ये रहे। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभापति नियुक्ति सदन के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से निर्वाचित। उपराष्ट्रपति आपको पता है प्रधान सभापति होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में पदमुक्ति देखेंगे। सदन के प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव संकल्प द्वारा होता है। 14 दिन पूर्व उनको सूचना देनी होती है जब उनको पद से हटाना होता है। कार्यकाल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोकसभा का 5 वर्ष है, राज्यसभा सभापति का 5 वर्ष, ठीक है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं, आपको पता होगा, वाइस प्रेसिडेंट। इनका 5 वर्ष का कार्यकाल है उपराष्ट्रपति जी का, इसलिए उनका सभापति का 5 वर्ष है, और उपसभापति का 6 वर्ष होता है, जिसको हम डिप्टी चेयरमैन बोलते हैं। त्यागपत्र की बात करी जाएगी। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। राज्यसभा में उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति मतलब उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, पावर देखो, सदन की प्रक्रिया, का संचालन करना, सदन में व्यवस्था बनाए रखना, धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार, संयुक्त जो तो उसके बाद देखेंगे जैसे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है, इसको ऐसे समझो, उनका अधिकार दिया गया है संयुक्त बैठक का इनको। लोकसभा अध्यक्ष प्रथम मत फर्स्ट स्टैंड नहीं दिया गया है, परंतु निर्णायक मत कास्टिंग वोट दे सकते हैं। ये मतलब लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो क्या है कि उनको पहले वोट देने का अधिकार नहीं है, परंतु जो कास्टिंग वोट है, निर्णायक वोट है, वो दे सकते हैं। कास्टिंग वोट होता क्या है ये समझ लीजिए। किसी प्रस्ताव पर यदि पड़े मतों की संख्या बराबर हो जाए तो अध्यक्ष द्वारा दिया गया मत निर्णायक कास्टिंग वोट कहलाता है। लोकसभा में अध्यक्ष को ही हटाने का संकल्प लाया गया हो तो अध्यक्ष मत दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत नहीं देगा। मत देंगे लेकिन निर्णायक मत नहीं देंगे, क्योंकि संकल्प विचाराधीन होने की प्रक्रिया में सदन की अध्यक्षता नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, संसद के सत्र, सत्रावसान, विघटन, तीनों पॉइंट हैं। आर्टिकल 85 के तहत संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अवकाश हो सकता है। सेशन, संसद को ऐसा समय जब लोकसभा और राज्यसभा विधायी प्रक्रिया पर कार्य कर रही हो, अर्थात सदनों की बैठक चल रही हो। संसद को ऐसा समय जब लोकसभा तथा राज्यसभा की विधायी प्रक्रिया पर कार्य कर रही हो, अर्थात सदनों की बैठक चल रही हो, उसको सत्र बोलते हैं। ऐसे ही ये पॉइंट है सत्रावसान। प्रोरोगेशन बोलते हैं, राष्ट्रपति द्वारा सत्र का समापन कर देना, केवल सत्र की समाप्ति होगी, ठीक है। विघटन, वर्तमान में चल रही सरकार, लोकसभा का अंत हो जाना, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ठीक है। लोकसभा का अंत हो जाता है लेकिन राज्यसभा विघटन नहीं होती है। उसके बाद देखेंगे सत्र है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, 3 सत्र होते हैं, फरवरी से मई, जुलाई से सितंबर और नवंबर से दिसंबर। बजट सत्र को देख लेते हैं। जैसे बजट सत्र है, यह वर्ष का प्रथम सत्र है,
फरवरी मई में लगता है ये। इस सत्र में सदनों की संयुक्त बैठक होती है जिसमें सरकार वर्ष भर की नीतियों को रूपरेखा प्रस्तुत करती है। संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति की अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। इस सत्र में मुख्य वित्तीय कार्य किए जाते हैं। यह सत्र 2 चरणों में होता है। ये इसके पॉइंट हैं, इसको नोट कर लेना आप बजट सत्र के। ऐसे ही मानसून सत्र है, इसको दूसरा सत्र बोलते हैं हम, ठीक है। इस सत्र में विधायी कार्य किए जाते हैं, लेजिस्लेटिव वाले। शीतकालीन विंटर सेशन बोलते हैं, वर्ष का अंतिम सत्र है ये, इसमें भी विधायी कार्य किए जाते हैं। इसमें एक पॉइंट और देखेंगे ये नेक्स्ट, जैसे नोट में मैंने लिख रखा है, इन तीनों सत्रों के अलावा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट काउंसिल के सलाह पर राष्ट्रपति सत्र बुला सकता है। अगर किसी सदन के न्यूनतम 1/10 सदस्य अनुरोध करें तो स्पेशल सत्र बुलाया जा सकता है, उसको स्पेशल सत्र कहेंगे। एडजॉर्न स्थगन क्या होता है, देखो सारे पॉइंट इसको आपको मिलेंगे इसमें, कि जो भी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो सारे पॉइंट मैंने इसमें सम्मिलित किए हैं अपने हैंड राइटिंग नोट्स में। स्थगन देखेंगे आप, स्थगन है क्या चीज़, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा। लोकसभा तथा राज्यसभा की दैनिक बैठकों को स्थगित करने का अधिकार क्रमशः लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को ही है। स्थगन से संसद का सत्र समाप्त नहीं होता, बल्कि कुछ समय के लिए काम रुक जाता है, जबकि विघटन से लोकसभा के जीवन काल का अंत हो जाता है। विघटन अलग चीज़ है और स्थगन अलग चीज़ है। स्थगन का जैसे साधारण स्थगन और साइनडाइन बोलते हैं स्थगन, ठीक है। साधारण स्थगन का मतलब है जब सदन को पुनः एकत्रित होने की तिथि और समय बता दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं साधारण स्थगन। साइनडाइन स्थगन क्या होता है, जब सदन के पुनः एकत्रित होने की तिथि या समय नहीं बताया जाता है, उसको बोलते हैं साइनडाइन। स्थगन घंटे, दिन, हफ्ते के लिए होता है। इन तीनों पॉइंटों से कोई भी हो सकता है। उसके बाद ये पॉइंट है विघटन का प्रस्ताव। विधेयक जो समाप्त होंगे, लोकसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाएंगे। लोकसभा द्वारा पारित परंतु राज्यसभा में लंबित हो समाप्त हो जाएंगे। राज्यसभा से पारित लोकसभा में लंबित हो समाप्त हो जाएंगे। ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आप समझ सकते हैं कि जब जो भी विधेयक है या बिल है कब समाप्त हो जाता है। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, इसको आप नोट करेंगे, समझेंगे, ठीक है। और विधेयक जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो भी देख लेते हैं। जो भी बिल पारित होने के लिए जाते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे संयुक्त अधिवेशन है, कोई संबंधित विधेयक होते हैं जो राज्यसभा द्वारा लाया गया लंबित विधेयक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, राष्ट्रपति के पास लंबित विधेयक है ना, राष्ट्रपति के पास कोई भी लंबित विधेयक होता है या कोई बिल, तो वो भी, इस पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद देखेंगे ये संयुक्त बैठक बुलाने की अधिसूचना, इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, नोटिफिकेशन के बाद यदि लोकसभा का विघटन बीच में हो जाए तो सदनों की संयुक्त बैठक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और प्रोटेम स्पीकर देख सकते हैं आप, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, आर्टिकल 99। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष है, ठीक है। जब नई लोकसभा का गठन होता है तो राष्ट्रपति परंपरा के अनुसार सदन के वरिष्ठतम सदस्य के कार्यकाल, जिसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। जब लोकसभा का गठन होता है नया नया, और राष्ट्रपति की परंपरा के अनुसार सदन की जो भी वरिष्ठतम सदस्य होगा कार्यकाल का, तो उसको सबसे पहले हम अस्थायी रूप से प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। देन उसके बाद में लोकसभा का जो भी स्पीकर बनना होता है ना, तो उसको अध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं। पहले तो जो कार्यवाही होती है वो अस्थायी प्रोटेम स्पीकर के तहत ही होती है। सभी नवीन सांसदों को शपथ दिलाना इसी का कार्य है, प्रोटेम स्पीकर का। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना इसी प्रोटेम स्पीकर का कार्य है। गणपूर्ति क्या होता है, कोरम देख लो,
मैंने एक बार और बताया था इससे पहले कोरम, है ना, जब राष्ट्रपति हमने कंप्लीट किया था। न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या जिससे किसी सदन की कार्यवाही चालू हो सके, अर्थात सदन संचालन के लिए न्यूनतम संख्या हो, उसको हम गणपूर्ति या कोरम बोलते हैं। कोरम 1/10 सदस्य, सदस्य संख्या का अर्थात मतलब 10% होना चाहिए, तो वो कोरम पूरा हो जाता है। संसद की विधायी प्रक्रिया का जो विधेयक हैं, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक, है ना, तो इसको हम कल कराते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, आज यहीं छोड़ते हैं। थैंक यू। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ठीक है।